So third paper, more popularly known as costing, but से इंटर में जो आपका सब्जेक्ट का नाम है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगेन लास्ट में तो अकाउंटिंग है ही। और ये सब्जेक्ट में भी काफ़ी हद तक अकाउंट्स वाली फीलिंग ही रहेगी। ऑफ कोर्स आज हम समझेंगे इसमें और अकाउंट्स में फ़र्क क्या है, और ये सब्जेक्ट सी फाइनल में वापस से है। ग्रुप 2 का पहला पेपर, ठीक है, सी फाइनल का वापस से कॉस्टिंग है। और सी फाइनल में वन ऑफ द टफ पेपर्स इज़ कॉस्टिंग सी फाइनल में। ओके हाँ, इंटर में नहीं है, कि इंटर में हम सिर्फ बेसिक सीखेंगे, फाइनल में उसका पूरा एप्लीकेशन है। एंड इज़ ऑल टू फाइनल में सब्जेक्ट का नाम ही लंबा है, ठीक है। इट इज़ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। तो वहाँ पर ऑल टुगेदर मैनेजरियल अप्रोच है, ठीक है। मतलब एज अ ओनर, एज अ मैनेजर, डिसीजन मेकर, आप इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद सी फाइनल कॉस्टिंग, ओके, बिकॉज दैट वाज कॉस्टिंग वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। दो स्कोर हमेशा अकाउंट्स में ज़्यादा होता था, कॉस्टिंग आई स्कोर्ड 85 ओनली, ओके। हैं, टारगेट ज़्यादा होता है तो फिर कम भी आया तो कम तो लगता ही है ना। 50 वाले को लगता है देखो 85 आ गए, पर 90-95 का सोचा तो लगता है ना यार यार इतने कम हो गए, ओके। तो अंडरस्टैंड, तो ये जो सब्जेक्ट है, हाँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके। बट अगेन इस सब्जेक्ट में मैंने कहा अकाउंट्स तो है पर मैथ्स ज़्यादा है। हाँ, मैथ्स से किस किस को डर लगता है अभी? हाँ, आपने कहा तुम्हारे साथ धोखा हो गया, बोला था सीए में मैथ्स फाउंडेशन के बाद नहीं है, यही बोला होगा ना। बस फाउंडेशन में एक बार झेल लो थोड़ी सी, बाद में मैथ्स नहीं है। हाँ, यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस वो सब नहीं है, पर अर्थमेटिक जो आपने बचपन से पढ़ी है, ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा। एक जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का काम पड़ा था ना आपका, एक्स, कई बार कुछ चीज़ नहीं दी होती तो इसको एक्स मान लो, ठीक है, उससे पाला पड़ेगा कई बार। मीन्स इन मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाली सिचुएशन में एक्स मान करके वैल्यू निकालनी है। हाँ, ये नहीं कि आप कहेंगे एक्स स्क्वायर भी आएगा क्या, वो सब नहीं आएगा, सिर्फ एक एक्स से काम चल जाएगा। और बाई चांस आपको एक्स पसंद नहीं हो तो ए बी सी भी मान सकते हो, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है। हाँ, मार्क्स नंबर सेम आएंगे। भाई अपना नाम जो है उसी का अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो, ठीक है। आपने कहा मेरा नाम अरविंद है तो लेट इट्स बी ए, ठीक है। हाँ, पूरा अरविंद ही मान लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिक मैथ्स इज़ व्हाट विल बी रिक्वायर्ड। अब ये सब्जेक्ट है क्या, ओके, एंड वाई वी आर स्टडिंग, ठीक है, इन आर सी ए सिलेबस। तो देखिए, हम जो पेपर 1 में अकाउंट्स पढ़ते हैं, इट इज़ फिनेंशियल अकाउंट्स। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें दो हैं सब्जेक्ट, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो फिनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों में क्या फ़र्क है वो समझते हैं अपन पहले। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग की जब भी अपन बात करते हैं, हाँ, दिमाग में आपके क्या आता है? फिनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स व्हाट है जी? क्या आता है फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, क्या करते हैं अपन? आप कहेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग जिसको हम बोलते हैं, फिर उसकी हेल्प से
फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जिसको देखिए सही नाम तो फिनेंशियल स्टेटमेंट ही है, अपन नाम बोलते क्या है, फाइनल अकाउंट्स, एज इफ मतलब लाख आखिरी बार बना रहे हैं फाइनल, ठीक है। तो प्रॉपर नेम जब हम पी एन एल बैलेंस शीट बनाते हैं इट इज़ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, दो हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स एंड ऑल दैट। तो आप कहेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो है एक तो बुक कीपिंग का काम है, और फिर ईयर एंड में फिनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, ये बुक कीपिंग जो है, जो बेसिक अकाउंटिंग हम कह रहे हैं एंट्रियाँ, ये कब की जाती है? साल के एंड में, ड्यूरिंग द ईयर, कब? वीकेंड में, कि चलो आज संडे अकाउंट्स करते हैं कब? डेली? हाँ, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ आपने कहा एंट्री करो। अभी याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अकाउंट्स में बोला था, आज की तारीख में सॉफ्टवेयर्स इतने रोबोस्ट हो चुके हैं, आप जैसे ही सेल का बिल सॉफ्टवेयर से निकालते हो, वो ऑटोमेटिकली पीछे क्या करता है, सेल्स की एंट्री जो करनी होती है, पोस्टिंग करनी होती है। पोस्टिंग का ज़माना तो गया अब, क्योंकि सॉफ्टवेयर ड्रिवन जब है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करनी होती है। आपने जैसे ही जर्नल एंट्री या कैश बुक वाली एंट्री करी, वो पोस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपने आप करता है। हाँ, मैनुअल है तो आप कहेंगे चलो पोस्टिंग भी हमको करनी होती है, अदरवाइज तो दैट सॉफ्टवेयर टेक्स केयर ऑफ इट। बट अंडरस्टैंड, जहाँ तक मेरा बुक कीपिंग वाला काम है, इट हैज़ टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, डेली बेसिस का मतलब हर लेजर का बैलेंस भी रोज़ निकालना होता है क्या? हर लेजर का बैलेंस भी रोज़ निकालोगे कि भाई क्या स्थिति है, क्या है, क्या नहीं है? नहीं, तो कब निकालोगे? मंथली, क्वार्टरली? है जी। चलिए, यू हैव एनी आइडिया कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका बैलेंस डेली निकाला जाता है, कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका डेली नहीं निकालोगे तो भी चलेगा? है जी। कैश क्या करना होता है? डेली बैलेंस निकालना होता है। आप कहीं, हमने तो जितनी बार भी अकाउंट्स बनाए हैं, चाहे एक दिन का बनाया चाहे एक साल का बनाया, हम तो बैलेंस निकाल के ही आए। बट लिसन केयरफुली, जब आपकी बुक कीपिंग वाला पार्ट है, जब अकाउंट्स बना रहे हैं हम, कैश बुक इज अ लेजर अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहाँ पे बैलेंस रोज़ शाम को निकाला जाता है। घर जाने से पहले आप कहेंगे कैश बैलेंस बुक्स में कितना बोल रहा है, हमारा गल्ला खोल के देखो भाई उसमें कितना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि दैट इज़ अ कंट्रोल। बैंक बैलेंस रोज़ निकालते हो। हाँ, व्हाट अबाउट डेटर्स क्रेडिटर्स? साल में एक आध बार, महीने में एक बार, या रोज़? है जी। डेटर क्रेडिटर्स का बैलेंस रोज़ निकालना पड़ेगा या एक आध बार निकालेंगे साल में चलेगा? है जी, बोलो बोलो फटाफट। हाँ, मैंने उसे कभी कभार निकाल लो, रोज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, या साल में एक बार बहुत है? साल में एक बार क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, फिनिश, ओके। एंड हाउ मैनी से नहीं, रोज़ निकालना पड़ेगा? कुछ बोलो तो सही भाई, क्या? चलिए, सपोज यू आर डूइंग बिजनेस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव से 50 कस्टमर्स, 50 कस्टमर्स हैं आपके, तो डेटर अकाउंट एक बनेगा या सबके अलग अलग 50 अकाउंट बनेंगे? एक डेटर अकाउंट, या मिस्टर ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग? डेटर के अंदर पार्टी वाइज होना चाहिए। तो मैं तो लेजर अकाउंट ही पूछ रहा हूँ भाई। कितने लोग कहते हैं एक डेटर हो गया ना, बस सब इकट्ठे आ जाएंगे उसके अंदर? बोलो, अलग अलग, सबके अलग अलग। 100 ग्राहक हैं तो 100 खाते बनाने पड़ेंगे, हर एक के नाम के हिसाब से अलग अलग। कितने लोग अग्री करते हैं नहीं सबका अलग अलग बनाना पड़ेगा? बस, बाकी लोग कहें अपने उधार माल बेचना ही नहीं, डेटर अकाउंट ही नहीं बनाना पड़ेगा। है जी। हाँ, कि पहले तो उधार बेचो, फिर उनसे वसूली के लिए मिन्नतें मांगो, और फिर खाते में और इतने सारे लिखो।
चलिए, सब लोग के पास मोबाइल फ़ोन है? कितने लोगों के पास नहीं है? मोबाइल नहीं है? ग्रेट। या लाए नहीं, भूल गए आज हैं? तो फिर आपका सीए फटाफट हो जाएगा। देखिए, मेरे भी सीए नॉन स्टॉप होने का कारण यही था, हमारे टाइम मोबाइल थे ही नहीं। मोबाइल लॉन्च ही सीए होने के बाद हुआ, ठीक है, कि भाई तू सीए कर ले, बाद में लॉन्चिंग करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं, और उसके बाद भी आया तो खाली वो वाला था, बिना इंटरनेट वाला, ठीक है। इंटरनेट भी उसके बाद आया, जो भी था, तो वो डिस्ट्रैक्शन का काम कम था ना। आपको एक चीज़ सच बोलूँ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे क्लास में चाहे घर पे, मोबाइल साइलेंट नहीं, स्विच ऑफ करके रखो, ठीक है। क्योंकि आज की तारीख में मेरे हिसाब से आप इतने वीआईपी नहीं हो कि कोई बहुत अर्जेंट कॉल आपके पास आने वाला है, कह रहे रशिया अटैक कर रहा है, क्या करें, जल्दी बोलो, ठीक है। और किसी को ऐसी गरज होगी तो घर वालों के नंबर भी दे के रखो, वहाँ कर देगा, और नहीं तो आ जाएगा घर पे मिलने के लिए, ठीक है। सो नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बीच में किसी का व्हाट्सएप आ गया, मैसेज आ गया, हाँ, और एक बार वो पढ़ने बैठे, ठीक है, फिर तब तक दूसरे तीसरे और आ जाते हैं, कुछ और आ जाता है, वो आधा घंटा चला जाता है, और वो जो क्वेश्चन कर रहे थे वापस शुरू करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो लिंक टूट जाता है कि हमने कहाँ तक सोच रखा था, क्या कर रखा था। तो पढ़ते वक्त उसको बंद ही रखो, दूसरे कमरे में ले जाके रख दो, सबसे बेटर तो ये होता है, क्यों बंद भी होता है ना, ठीक है। देखिए, मोबाइल फ़ोन इज़ जस्ट लाइक योर बेबी, ओके। छोटा बच्चा होता है ना, मतलब 3-4 मंथ्स का बेबी, ठीक है, वो मान लो 2-3 घंटे तक रोया नहीं तो माँ चेक करती है भाई सब ठीक है ना, तो वही हालत मोबाइल फ़ोन की है कि यार 1-2 घंटे हो गए, अभी तक कोई टू टू बजा ही नहीं, कोई घंटी नहीं आई, भाई स्विच ऑफ तो नहीं हो गया है। तो दैट इज़ द स्टेटस एज ऑफ नाउ विथ मोस्ट ऑफ अस, ओके। आई एम नॉट सेइंग ये नो आई एम अलूफ ऑफ इट, बट दैट इज़ अ फैक्ट। और पढ़ाई अगर करनी है तो उससे थोड़ा सा तो अलग होना पड़ेगा। ये कि आज की तारीख में ऑफ कोर्स बिना इंटरनेट के आप कहेंगे हमारा तो काम ही नहीं चलने वाला है, अग्री, ठीक है, बट सिर्फ उससे ही काम चलने वाला है वैसा भी नहीं है। तो एट टाइम्स यू नीड टू अवॉइड दीज थिंग्स, कम से कम पढ़ाई करते वक्त, ताकि वो डेडिकेशन, दिमाग एक जगह लगे, ठीक है, क्योंकि माइंड की लिमिटेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। तो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल स्टडिंग। हाँ जी, तो अब हाँ पॉइंट था कि हाँ मोबाइल फ़ोन आप लोग काम में ले रहे हैं। सो ब्रॉडली वी हैव 3 सर्विस ऑपरेटर्स, या 4 होंगे, एक रिलायंस जियो, एक एयरटेल, एक वोडाफोन, एक बेचारा बीएसएनएल, ओके। हाँ, सो रिलायंस जियो कितने कस्टमर्स हैं? है जी, रिलायंस जियो के कितने कस्टमर्स हैं, जिसको हम सब्सक्राइबर्स बोल सकते हैं। सब्सक्राइबर्स कस्टमर ही तो हुए। आपने अगर रिलायंस का सिम ले रखा है तो आप रिलायंस के कस्टमर हो, समझो, और कस्टमर भगवान होता है, ठीक है। वो कई दुकानों में लिखा होता है ना, ग्राहक ही हमारा भगवान है। तो अंडरस्टैंड, वी आर, ठीक है, ही इज़ कस्टमर, ही इज़ द सप्लायर। तो कितने, कुछ 40 करोड़ सिम हैं उसके, तो 40 करोड़ कस्टमर्स, 40 करोड़ एक डेटर अकाउंट, या 40 करोड़ डेटर अकाउंट? हाँ, 50 में भी आप कहेंगे हमारे तो यूँ डर लग रहा था, अभी 40 करोड़ की बात कर दी। बोलो भाई, एक खाता या अलग अलग? एक बहुत है, ओके। चलिए, आपने कहा हम तो सारे सब्सक्राइबर का एक ही अकाउंट रखते हैं, मान लिया। अब मंथ एंड हुआ, सबका बिल पोस्ट हुआ, अच्छा बिल जमा नहीं कराते हैं तो क्या होता है? आउटगोइंग बंद हो जाती है, ठीक है, इनकमिंग भी थोड़े दिन बाद बंद हो जाती है। तो अब सपोज 40 करोड़ ग्राहक हैं, एक ही डेटर अकाउंट है, मान लीजिए सारे पोस्ट पेड वाले हैं, मैं प्रीपेड वाला नहीं मान रहा हूँ। तो पोस्ट पेड वाले क्या होते हैं, पहले फ़ोन यूज़ करते हैं, बाद में पैसा जमा कराते हैं, और पैसा जमा नहीं कराते तो देयर कनेक्शन इज़ कैंसिल्ड। तो 40 करोड़ का एक ही अकाउंट है, डेटर अकाउंट, उसमें पोस्टिंग हो गई कि इस महीने का इतना सेल बिल हुआ, पैसे आने शुरू हुए, जमा करते गए, पता चला
40 करोड़ का टोटल मान लो 400 करोड़ का बिल था, 100 रुपये के हिसाब से, नहीं 10 रुपये के हिसाब से। हाँ सोचिए मंथली रेवेन्यू कितनी होती है, एवरेज 100-150 तो होता ही है। अब उसमें से 399.99 करोड़ आ गए, ठीक है, 0.01 करोड़ या 0.001 करोड़ मान लो, 5 जनों ने पैसे नहीं दिए, 100 रुपये करके 500 रुपये, पैसे नहीं आए, आप कहीं आउटगोइंग बंद कर दो। किसकी बंद करूं? कि मेरा तो एक ही डेटर अकाउंट है, आने पूरे 40 करोड़ की बंद कर दो, ठीक है, फिर अपने आप आएंगे वो 5 जने भी। हाँ तो अंडरस्टैंड, इफ़ आई हैव 100 कस्टमर्स आई नीड टू हैव 100 सेपरेट डेटर अकाउंट्स। क्योंकि किससे कितना पैसा मांगता हूँ वो तो अलग से चाहिएगा ही चाहिएगा, ये थोड़ी एक खाता बना लिया काम चल जाएगा। 40 करोड़ कस्टमर मतलब 40 करोड़ डेटर अकाउंट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अकाउंटिंग। आपको लग रहा होगा क्या है, एक कैश बुक बनाई, एक डेटर अकाउंट बनाया, एक क्रेडिटर अकाउंट बनाया, आप लोगों ने वही बनाया, बट रियल लाइफ में डेटर अकाउंट जो आप बना रहे हो वो एक सिंबॉलिक है, वो एक आदमी का ही अकाउंट बना रहे हो। अगर आपके 50 ग्राहक हैं, सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। आपके फाउंडेशन में वो भी तो था ना, सेल्फ बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग नहीं था क्या? अकाउंट करंट था, अकाउंट करंट, ठीक है, उसमें बैलेंस मेथड भी पड़ा होगा, पर्टिकुलर्स रिसीव, वो बैंक वाले क्वेश्चन ज़्यादातर किए होंगे, विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस। वो बैलेंस मेथड का खास बात क्या था? व्हाट वाज द यूनिक थिंग अबाउट दैट बैलेंस मेथड? हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस आता है, आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन यू हैव अ बैलेंस। और रियल लाइफ में डेटर क्रेडिटर अकाउंट वैसे ही बनते हैं। वो जो अपन टी फॉर्म में अकाउंट बना रहे हैं ना, डेटर क्रेडिटर वाला, ओके, ये रियल लाइफ में काम का ही नहीं है। रियल लाइफ में तो वो वर्टिकल फॉर्मेट वाला बनता है, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। रीज़न, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके 100 ग्राहक हैं, अभी तो 100 की बात करें, 50 की बात करें, ठीक है, दोपहर में कस्टमर का फ़ोन आया, हाँ वो पैसे भिजवा रहा हूँ, कितना अमाउंट ड्यू है, इमीडिएटली आपको फ़ोन पे बताना कितना अमाउंट ड्यू है। अब आपने कहा हम तो साल के एंड में बैलेंस निकालते हैं, अभी था ना भाई बैलेंस कब निकालना है, आना साल के एंड में बताऊंगा भाई कितने पैसे ड्यू, अभी तो तू माल ले जाए जा। इज इट गोइंग टू हैपन? नो। इसका मतलब बैलेंस आपको रोज़ निकालना है, और रोज़ भी शाम को नहीं, वो दोपहर में पूछता है, दोपहर में भी चाहिए, और दोपहर में भी चाहिए तो ये वाले फॉर्मेट में तो आप कहेंगे माथा बच्ची हो जाएगी, कब कब बैलेंस निकालना। ये तो नहीं है रोज़ हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करता रहूँ। जब ये वाला फॉर्मेट हम अकाउंटिंग का काम में लेते हैं, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस, जैसे ही फ़ोन आया, ये लो साहब ये बैलेंस है, ये लीजिए ये बैलेंस है। हाँ बट ये हर एक अकाउंट में ज़रूरत नहीं है। आपने कहा फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, वहाँ पे मेरे को ये ज़रूरत नहीं है, वहाँ टी फॉर्म चलेगा, वहाँ साल के एंड में बैलेंस निकालूंगा चलेगा। बट जहाँ आपका रोज़ काम पड़ता है, आपके डेटर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, सबसे पहले दिमाग में फिट कर लीजिए, जितने कस्टमर्स, जितने सप्लायर्स, सबका अकाउंट अलग अलग। वो एक अकाउंट का सिस्टम होता ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं चल सकता। किससे पैसे मांगते हो, किससे लेना है, ठीक है। आपने अगर एक ही खाता रख दिया, ये 400 करोड़ वाला, ठीक है, अब आप पहुँचे यहाँ बिल बताना, तो उसने कहा 399 करोड़ बाकी है। वो कहेगा सब मेरे से ही लेगा क्या? वो कहे नहीं हम तो ओवरऑल बता रहे हैं। भाई हमारा बताओ ना, उस ग्राहक को भी किससे मतलब है कि हमारा बैलेंस कितना ड्यू है, किस ग्राहक को माल देना बंद करना है। आपने कहा बहुत डेबिट बढ़ गई है, ठीक है, आप क्रेडिट सेल बंद कर दो, ये थोड़ी सबकी बंद कर दो। जो ग्राहक पैसे नहीं दे रहा है उसी का तो आपको क्या करना है, अकाउंट रोकना है। भाई अब नया माल नहीं मिलेगा जब तक पुराना पैसा नहीं आता। तो बिजनेसेस कैनॉट बी मैनेज अनलेस एंड अनटिल योर अकाउंटिंग इज रोबोस्ट, ठीक है, सिस्टमेटिक चाहिए। ये नहीं एक खाता बना लिया। कैश बुक के कितने अकाउंट होते हैं? कैश अकाउंट कितने होते हैं? क्या एक होता है? दो तो आप पढ़ के आए हो ना, कह रहे हो एक। पेटी कैश अकाउंट भी तो पढ़ा, दो तो गए वो, एक कैश एक पेटी कैश। अब मैं आपको बताता हूँ और, यही रिलायंस, हाँ, बिल जमा कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बॉम्बे हेड ऑफिस में, मेकर चैम्बर्स, नरीमन पॉइंट, कि मेरे 100 रुपये जमा करो भाई। कहाँ जमा कराओगे आप? जोधपुर में ही। जोधपुर में भी आपने कहा 5-6 लोकेशंस हैं, कहीं पे भी जाके जमा करा सकते हैं। आप कहीं आजकल तो हम जाते हैं, कहाँ हम तो पेटीएम से कर देते हैं, वो कर देते हैं, बट आपने कहा नहीं, अपने तो
करेंसी वाला हिसाब है, रोकड़ जाके जमा कराएंगे। तो पता चला जोधपुर में दे हैव 4 लोकेशंस, ठीक है, 4 स्टोर्स जो भी हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैश जमा करा सकते हो। पैसे ही करके आपने कहा इंडिया में वो टोटल दे हैव 10,000 लोकेशंस जहाँ पे कैश जमा हो सकता है। अब आपने 100 रुपये दिए, रिलायंस वाला एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कि भाई पैसे आए। आप समझिए अगर कैश अकाउंट एक ही है उनका तो शाम को कैश का बैलेंस आएगा इकट्ठा कि हाँ साहब 25 लाख रुपए पड़े हैं। अब आप पूछेंगे बताओ तो जोधपुर में सरदारपुरा में कितना है, वो थोड़ी पता चलता है कि हमारा तो कैश अकाउंट एक ही है। तो इफ़ आई हैव 10,000 लोकेशंस आई नीड टू हैव 10,000 कैश अकाउंट सेपरेटली। ये तो कंट्रोलिंग ही नहीं हो पाएगा। पता चला लोगों कह रहे हैं ये बढ़िया है, इस कंपनी में काम करना चाहिए, कैश इकट्ठा करो घर ले जाओ, क्यों पता तो चलेगा नहीं कहाँ से गड़बड़ हुआ। सो आपका अकाउंटिंग सिस्टम आपके बिजनेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सिस्टम। तो अंडरस्टैंड रियल लाइफ में अकाउंटिंग इज़ नॉट ईजी। आप कहीं 40 करोड़ खाते फिर कितने सीए लगेंगे? सबसे पहले सीए ये काम नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था अपना काम ये नहीं सेल्स की पोस्टिंग करो, उन पैसों की पोस्टिंग करो। और अगर आज के ज़माने की बात करूं, आपने कहा मैनुअल अकाउंटिंग इम्पॉसिबल है। ये सब कुछ किससे ड्रिवन है? सॉफ्टवेयर से, ठीक है। आपका जैसे ही बिल जनरेट हुआ अपने आप पोस्टिंग हो गई, आपने जैसे ही पैसा जमा कराया उसने जैसे ही रसीद काट के दी ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो गई, पोस्टिंग हो गई, ऑटोमेटिकली बैलेंस आ गया। और सॉफ्टवेयर जो है अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर आपके जो ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर है ना उससे भी लिंक रहता है। अच्छा इसके पैसे नहीं आए, आउटगोइंग बंद कर दे भाई। नो मैनुअल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू सॉफ्टवेयर्स। बट अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर भी कंट्रोल तो तभी कर पाएगा जब आपका सारा पहले का फीडिंग क्या हो, बराबर हो, और अकाउंट्स इस तरह से क्या किए जाए, मेंटेन किए जाएं। तो ये बुक कीपिंग का काम जो है सबसे पहले तो डेली बेसिस पे होना ज़रूरी है। और काफ़ी सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस तो हमको डेली बेसिस पे, इंस्टेंट बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। और तब जाकर के आप कहेंगे कि हमारा काम बिजनेस बराबर चला पाएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बना लेंगे। अब फाइनल अकाउंट्स में हम पीनल अकाउंट बनाते हैं, उससे क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके अच्छा, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी? प्रॉफिट कमाना। एवरी बिजनेस द ऑब्जेक्टिव इज सोल, प्रॉफिट कमाना है। इवन चाहे एनपीओ भी है, ये क्या बात कर दी, मैं सही कह रहा हूँ। एनपीओ भी अगर है और अगर वो बिजनेस कर रही है तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना है। वो अलग बात है उस प्रॉफिट को यूज़ क्या करना है। अगर एनपीओ है तो आप कहेंगे वापस चैरिटी में यूज़ करना है। सपोज कोई भी एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, उनका ये ऑब्जेक्टिव होगा क्या कि जितना डोनेशन आए उससे ज़्यादा खर्चा करना है। वहाँ तक तो हो ही गया, मतलब उससे ज़्यादा खर्चा तो नहीं करेंगे। मान लो वो एनपीओ जो है एक बिज़नेस भी रन कर रही है। सपोज आपने एक गौशाला खोल दी, ठीक है, कि गायों की सेवा करनी है। अब डोनेशन तो आ ही रहा है, हाँ, वो बिज़नेस नहीं है। बट अब आपने कहा गायों की गौशाला खोली हुई है तो अब इनका दूध भी हो रहा है, घी भी बन रहा है, काऊ डंग भी है, चलो इसको भी यूज़ करना शुरू करते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट लगा दिया, ठीक है, गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया। काऊ डंग से आपने कहा चलो हम लॉग्स बना देते हैं, ये बना देते हैं, ठीक है, और यू स्टार्टेड दैट वर्क। तो ऑब्वियसली वहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कुछ प्रॉफिट हो जाए। वो वापस भले ही काम में कहाँ आएगा, गायों की सेवा करने के लिए। बट अंडरस्टैंड एवरी बिजनेस द सोल ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कब होगा भाई? सिंपल है, प्रॉफिट तभी होगा जब हमारी सेल्स कॉस्ट से ज़्यादा हो। ओके, अब फिनेंशियल रिपोर्टिंग विल हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग दिस प्रॉफिट और लॉस। और हमने ईयर एंड में पैनल बनाया, पता चला कि अच्छा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी है। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि प्रॉफिट तो बहुत कम है या लॉस कैसे हो गया, तो व्हाट इज़ द करेक्टिव एक्शन, क्या किया जाए? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कहेंगे क्या मामला हो गया कि हमारी सेल्स जो थी वो कॉस्ट से भी
कम रह गई, तो आप इवेल्युएट करना शुरू करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ाने के क्या रास्ते हैं भाई? मान लो लॉस से प्रॉफिट मानना है या प्रॉफिट बढ़ाना है, तो क्या तरीका है अपने पास में? या तो सेल्स को इंक्रीज करो या कॉस्ट को डिक्रीज करो। आज के ज़माने में क्या पॉसिबिलिटी लगती है, क्या ज़्यादा पॉसिबल है? हाँ जी, सेल्स इंक्रीज करना तो बहुत मेहनत वाला काम है। स्पेशली आपने कहा ये प्रोडक्ट मैं पिछले साल 20 रुपये में बेच रहा था, अरे यार प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, काम कर इसको 25 कर दे, क्या होगा? हाँ, दुकान पे मक्खियाँ ही भिन आएगी, ग्राहक आने ही बंद हो जाएंगे। रीज़न, पड़ोस वाला आज भी 20 में बेच रहा है। आज की तारीख में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, ठीक है, वो कहता है ये इतने का, आप हाथ मोबाइल खोलते हो, अमेज़ॉन खोलते हो कि देख इस समय इतने में मिल रहा है। दिस इज़ हाउ यू नेगोशिएट। टुडे द वर्ल्ड इज़ अ बायर्स मार्केट, मीन्स बायर्स की मोनोपोली है कि हम ये प्रोडक्ट के इतने ही पैसे दे सकते हैं, तेरे को देना है तो दे। आज से 15-20 साल पहले क्या हुआ करता था? सेलर्स मार्केट, ये प्रोडक्ट है, लेना है तो ले, ठीक है। बट नाउ यू फाइंड एक ही प्रोडक्ट के लिए आपके पास में 10 कंपनीज़ है, 10 क्या 100 कंपनीज़ हैं, सो मैनी चॉइसेस, यू कैन कंपेयर इजीली, टेक अ डिसीजन एंड देयर इज़ अ कंपटीशन इन्वॉल्व। तो जब कंपटीशन है, और आज की तारीख में कंपटीशन भी लोकल लेवल का नहीं है, नेशनल लेवल का नहीं है, नाउ इट इज़ द इंटरनेशनल कंपटीशन यू फेस ऑन अ डेली बेसिस। तो जब उतना कंपटीशन है, आप अपनी सेलिंग प्राइस के साथ तो ज़्यादातर कुछ कर नहीं पाओगे। तो अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपके पास में ऑप्शन क्या रहा? कॉस्ट को रिड्यूस करो। अब जब कॉस्ट को आपको रिड्यूस करना है तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, बताओ हमारी कॉस्ट क्या लग रही है। तो आपने कहा अभी बता देते हैं। अब P&L अकाउंट में यू हैव द कॉस्ट, क्या क्या कॉस्ट आती है? आप कहेंगे परचेजेज आएगा, वेजेस आएगा, और भी खूब सारे एक्सपेंसेस आएंगे। ओके, नाउ देयर इज़ अ लिमिटेशन। आपने कहा ओके, परचेज पिछले साल बहुत हुई है, कम करो। अच्छा, अब थोड़ा सा होराइजन सोचेगा। वी आर टॉकिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ ट्रेडर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो परचेजेज होती है वो किस चीज़ की होगी? रॉ मटेरियल की। एक ही रॉ मटेरियल है जी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्यों एक ही प्रोडक्ट बनाने में पता चला 10-10, 20-20, 30-30 तरह के मटेरियल क्या होते हैं, लगते हैं। ओके, तो दे आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच आर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ प्रोडक्ट। और कंपनी पता चला एक प्रोडक्ट नहीं, 10-10, 20-20 प्रोडक्ट और बना रही है। हर प्रोडक्ट में मान लो 25-25 तरह के मटेरियल भी लगते हो, 20 तरह के प्रोडक्ट हो, और सब में अलग अलग तरह के मटेरियल लगते हो। थिंक ऑफ द वेराइटीज दे हैव। जैसे अभी अपन यहाँ पे फिनेंशियल अकाउंटिंग में डेटर्स को देख करके डर रहे थे, यहाँ पे पता चला इतने तरह के मटेरियल है। अब अलग अलग तरह के मटेरियल है, तो आप कहेंगे अच्छा परचेज बहुत ज़्यादा हुआ, कम करना है। आप कहेंगे किसको कम करूँ, मेरे पास तो ये 500 तरह के मटेरियल है, किसकी कॉस्ट कम करनी है, कहाँ पे कंट्रोलिंग करना है, कैसे पता लगाऊँ? फिनेंशियल अकाउंटिंग आपको इसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है। रीज़न, फिनेंशियल अकाउंटिंग वाले कहते हैं देखिए साहब, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम तो आप रॉ मटेरियल एक्स खरीदो चाहे वाई खरीदो चाहे जेड खरीदो, हम तो एक ही खाता खोलेंगे, कौन सा? परचेज अकाउंट। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह रहे हो तो 2 खोल देंगे, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। आपने कहा काम करना, रॉ मटेरियल एक्स वाई जेड ए बी सी अलग अलग खोल दे। बोले देखो साहब, 40 करोड़ ग्राहकों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, 10,000 सप्लायर का भी ध्यान रखना होता है, वो 10,000 जगह अपने कैश काउंटर लगे हुए हैं, वो ध्यान रखना होता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है, इट इज़ मेनली डीलिंग विथ आउटसाइड वर्ल्ड, कि बाहर वालों को मैनेज कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब आपके रॉ मटेरियल एक्स ज़्यादा है, वाई ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, ये सब घर के अंदर की बात है, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अंदर भी देख लें बाहर भी देख लें। भाई होता है ना भाई, घर में भी हस्बैंड वाइफ कि भाई तू घर मैनेज कर, मैं दुनिया मैनेज करता हूँ, मतलब बाहर वालों को मैनेज करता हूँ। जनरली यू हैव, ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल। नाउ द कॉस्ट अकाउंटिंग कम्स इनटू पिक्चर। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने तो हाथ झाड़ दिया कि नहीं, हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, हम ये इतना मेहनत नहीं कर सकते। तो नाउ अगर मेरे को हर रॉ मटेरियल का डिटेल चाहिए तो ऑब्वियसली एक परचेज अकाउंट नहीं, अगर मेरे 5,000 रॉ मटेरियल है तो
5000 परचेज अकाउंट, या ये समझ लो हर रॉ मटेरियल का अकाउंट अलग अलग। आपने कहा वेजेस भी हमारे पास 10 तरह के वर्कर्स हैं, सबका अकाउंट अलग अलग। एक्सपेंसेस भी अलग अलग कैटेगरी के लगते हैं, सबके खाते अलग अलग। तो ये इंटरनल डिटेल अगर मैं मेंटेन करना शुरू कर दूं, एक्सपोनेंशियली इतना बढ़ा दूं, ऑब्जेक्टिव एक ही है, ताकि मुझे एग्जैक्टली ये पता चल सके कि मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट ए बनाया, अब जब मैंने हर रॉ मटेरियल का अकाउंट अलग अलग रखा, हर वेजेस का अकाउंट अलग अलग रखा, एक्सपेंसेस का अकाउंट अलग अलग रखा, हाँ सिर्फ खाता खोलने से काम खत्म नहीं होगा। जैसे आपने कहा 40 करोड़ ग्राहक है, सबके खाते खोल दो, सेल की एंट्री तो मैं एक ही करूँगा, अरे भाई फिर खाता खोल के क्या करोगे? तो अब फिर पैसा आएगा मैं तो साथ में लिखूंगा, नहीं अलग अलग, मतलब जब अकाउंटिंग अलग अलग कर दिया आपने कहा हर रॉ मटेरियल का अकाउंट अलग, ये अलग ये अलग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैंने आपको कहा ना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये अंदर का काम है, आउटसाइड वर्ल्ड से उसको कोई लेना देना नहीं। वो कौन डील कर रहा है? फाइनेंशियल। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स होम मिनिस्ट्री। आपने कहा आप अंदर रॉ मटेरियल खरीदा, आ जाओ इसकी अलग एंट्री करो, रॉ मटेरियल एक्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब परचेज ऑफ, परचेज के आगे कौन सा रॉ मटेरियल है। हमने कहा कैश के भी 10,000 खाते कैसे खुलते होंगे? बहुत आसान है, जोधपुर सरदारपुरा कैश अकाउंट, जोधपुर जालोरी गेट कैश अकाउंट, ऐसे ही होता है। लोकेशन का नाम आएगा, ब्रांच का नाम आएगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आपने कहा जोधपुर से जयपुर पैसा ट्रांसफ़र हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री आज तक आप कौन सी करते आए हो? बैंक में जमा कराने की। कैश की भी क्या होगी? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो वो सब काम तो कौन देख रहा है? फाइनेंशियल वाला। अब यहाँ पर आपने कहा रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए में गया, एंट्री करो, वेजेस यहाँ पे लगी, एंट्री करो, इसकी एंट्री करो, रॉ मटेरियल उसके बाद में प्रोडक्ट बी आया, ठीक है, इसमें ये मटेरियल गया वो गया, मीन्स ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई मटेरियल, of wages, expenses will be recorded so that I can calculate exactly product A की कॉस्ट कितनी है, B की कितनी है, C की कितनी है। और जब ये सब कॉस्ट मेरे पास आ गई, अब मुझे अपने आप पता चल जाएगा तकलीफ़ कौन से प्रोडक्ट में है। देखिए ट्रेडर जो होता है ना, छोटा बिजनेसमैन, सब्जी वाला, सुबह सुबह मंडी जाता है 4 बजे, 10 तरह की सब्जी लाया, कितने में ख़रीदा याद है उसको, हाथों हाथ उसको आकर के बेचना है कि अच्छा 10 में ख़रीदा 12 रुपये रख दो, 15 में ख़रीदा 20 रुपये रख दो, ठीक है, बेचा, काम ख़त्म। उसको कोई कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेडर्स ब्रॉडली हैव अ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि उनको मालूम है प्रोडक्ट इतने में ख़रीदा, इतना जोड़ के बेचना है। पर मैन्युफैक्चरर की दिक्कत क्या होती है कि ख़रीदा तो रॉ मटेरियल, और वो भी एक नहीं 500 तरह के, और वो कौन कौन से मिक्स होकर के क्या क्या प्रोडक्ट बना बेचना किसको है? प्रोडक्ट को। तो सेलिंग प्राइस तो किसकी निकालनी है? प्रोडक्ट की। खरीदा क्या? कुछ और, बेचना कुछ और है। तो जब तक इसकी कॉस्ट पता नहीं होगी, सबसे पहले आप कहेंगे सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं। तो कॉस्ट पता करने के लिए प्रोडक्ट वाइज अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो मेरे को हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए उसमें कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना खर्चा लगा, जब तक वो मैं सब जोड़ नहीं लगा सकता मैं कॉस्ट ही नहीं निकाल सकता। और जब अपन बात कर रहे हैं कॉस्ट कम करनी है, पहले कॉस्ट पता तो हो तब कम करोगे। तो कॉस्ट पता करने के लिए फिनेंशियल अकाउंट हेल्प नहीं करने वाला है। तो समझिए मैंने फिनेंशियल अकाउंटिंग के जो ये सब चीज़ें थी इनको मैंने क्या कर दिया? एक्सपांड कर दिया, और इंटरनल मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करना शुरू किया। इंटरनल मूवमेंट क्या हुआ कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में काम में लिया, मैं इसकी भी बैठ के क्या करूँगा? एंट्री करूँगा। जबकि फिनेंशियल अकाउंटिंग में तो एंट्री कौन सी होती है? जब बाहर की दुनिया के साथ ट्रांजैक्शन हो, मटेरियल खरीदा बाहर से, एंट्री कर दी, वापस फिनिश गुड्स बेचा, एंट्री कर दी। अब मटेरियल को मशीन में डाला, प्रोडक्ट बना, उसकी फिनेंशियल अकाउंटिंग कोई एंट्री नहीं करता है। पर कॉस्ट अकाउंटिंग कहेगा आ जाओ हम बैठ के ये सब भी क्या करेंगे? एंट्रियाँ करना शुरू कर देंगे। और जब इस तरह से सब रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट वाइज आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट। अब प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट आएगी तो 2 काम हो जाएंगे इससे। एक तो उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हो। आपने कहा वो तो आज हमारे हाथ में कहाँ है? प्रोडक्ट ए भले ही आपने 100 रुपये में बनाया, बाज़ार में अगर ऑनलाइन में वो 80 में बिक रहा है तो आपके 120 में कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो कम से कम ये तो पता चला कि हम प्रोडक्ट ए के लायक नहीं है, प्रोडक्ट ए को क्या कर दो? बंद कर दो। या ये ढूंढो बाज़ार में अगर 80 में बिक रहा है तो वो कैसे बना रहा है, ठीक है। तो आप बैठ के इवैल्यूएशन शुरू करोगे, ठीक है, कि हमारी कॉस्ट कहाँ ज़्यादा आ रही है, क्या हो रहा है। एंड आप भी अपनी कॉस्ट को क्या करोगे? 100 से 60 पे लाने की कोशिश करोगे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ वेयर दिस सब्जेक्ट कम्स इनटू पिक्चर।
ओके। हाँ, ये जो मैंने अभी लास्ट में कहा ना, 100 से 60 पे लाने की कोशिश करोगे, ये सी फाइनल है। और सी एंटर है, 100 रुपये कैलकुलेट कैसे करना है। क्लियर? वहाँ सब्जेक्ट का नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब कॉस्ट का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट को मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब ये होता है कि इसको कैसे कम करना है, क्या करें ताकि कुल मिला के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लास्ट में एक ही है, प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट किया तो कॉस्ट कम कर दो या सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। हाँ, आप कहेंगे सेलिंग प्राइस कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो उस प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स ऐड करो जो दूसरे नहीं देते हैं। वी कॉल इट एज अ डिफरेंशिएशन एडवांटेज। आपको लगता है ना, नहीं नहीं ये प्रोडक्ट इस कंपनी का तो उससे बेटर है क्योंकि इसमें ये फीचर भी है, उसमें वो फीचर नहीं है। तो दैट वे या तो उसमें आप कोई डिस्टिंक्ट फीचर ऐड करो तो लोग पैसा ज़्यादा देने को तैयार होंगे, और अगर आप फीचर ऐड नहीं कर रहे हो तो दूसरे से क्या होना चाहिए? सस्ता। कि वो 80 में दे रहा है, मैं तो देख ले 75 में ही दे रहा हूँ, तो आपका सेल क्या होगा? बढ़ेगा। और जब सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पर वो 75 में देने के लायक आप कब होंगे? जब आप अपनी कॉस्ट को भी क्या करो? रिड्यूस करो। सो अगर आज के ज़माने में मैं बात करूं, बताओ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका है? फिनेंशियल अकाउंटिंग का या कॉस्ट अकाउंटिंग का? है जी? दोनों का है। अच्छा, फर्स्ट नीड किसकी है? पहले कॉस्ट की नीड है। जब तक प्रोडक्ट की कॉस्ट पता नहीं है, बेचना किसको, कितने में बेचना, निकालोगे कैसे? हाँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट में जब भी आप सोचें, वो दुकानदार का मत सोचना, ट्रेडर नहीं। वी आर टॉकिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ओके, तो वहाँ पर अगर कॉस्टिंग नहीं है तो फिनेंशियल अकाउंटिंग भी साल भर ही चलेगी। कि जब कॉस्टिंग का ही पता नहीं, प्राइसिंग का ही पता नहीं, आप कहेंगे हमारे तो भगवान भरोसे है, ठीक है, तो फिर वो भगवान के भरोसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि फिर बिज़नेस ज़्यादा चलने वाला नहीं है, कंपटीशन आप कर नहीं पाएंगे। रीज़न सिंपल सा है, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट का कुछ अता पता नहीं। आपने 2 प्रोडक्ट बनाया, आपने कहा दोनों का एक ही भाव रख देना, तो व्हाट विल हैपन? पता चला एक दूसरों से महंगा है, दूसरा वाला थोड़ा सस्ता है। आपने कहा देखो बढ़िया है ना, हाँ, आपका ओवरऑल तो हिसाब बराबर हो जाएगा। पर व्हाट विल हैपन? जो आप सस्ता बेच रहे हो वो तो लोग लाइन लगा के ले जाएंगे, और जो आपने महंगा कर रखा है वो कोई ले जाएगा ही नहीं। और फाइनली पता चला कि कॉस्ट तो दोनों की बराबर आ रही थी, तो जो आपने सस्ता बेचा उसमें क्या हो गया? नुकसान। और जिसको महंगा रखा वो कोई ले गया नहीं, वो बनाने के पैसे और लग गए। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, वो बिज़नेस कभी सरवाइव कर ही नहीं सकता। आज की तारीख में बिज़नेस का सर्वाइवल जो है वो प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट करने पे डिपेंडेंट है। तो इफ़ आई से आज की तारीख में कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल फिनेंशियल से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बिजनेस जो चलता है ना वो फिनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं चलता है। बिजनेस किससे चलता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से। क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग जो है बिजनेस को चलाने के लिए, प्राइसिंग डिसीजन लेना है। आपने कहा रॉ मटेरियल, मान लीजिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 तरह के रॉ मटेरियल अवेलेबल है, एक्स भी है, वाई भी है, कौन सा वाला मटेरियल काम में लूँ? ठीक है, क्या क्या उसके फीचर्स में चेंज आएगा, क्या कॉस्ट में चेंज आएगा, ये सब डिसीजन मेकिंग जो है, मतलब बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस चलाने के लिए फिनेंशियल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्लेस नहीं है तो वो बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। देखिए, चाहे फॉर्मल सिस्टम हो चाहे इनफॉर्मल सिस्टम हो, आपने कहा हम भी फैक्ट्री चला रहे हैं, हमारे घर वाले भी ऐसा कोई सिस्टम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, जो भी है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कैलकुलेट करते ही होंगे। भले एक पेपर पे ही कैलकुलेट करते हो कि इसमें ये मटेरियल लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, भले वो एक शीट ही बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। जब तक प्रोडक्ट की कॉस्ट का कैलकुलेशन अगर कोई नहीं कर सकता तब तक वो बिजनेस भी नहीं कर सकता। सो डिसीजन मेकिंग के लिए, बिजनेस चलाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ओके, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग तो किससे डील कर रहा है? बाहर वाली दुनिया से। बाहर वाली दुनिया से काम तो तभी पड़ेगा जब अंदर अपने पास कुछ हो। ओके, और अंदर वाला अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो आप बाहर वाली दुनिया के साथ भी ट्रांजेक्शन्स कर नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो कुल मिला के समझिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है, वो बाहर वालों का तो सब काम बराबर मैनेज कर लेगा कि बाहर अपना ख़राब नहीं लगना चाहिए, डेटर को ये नहीं लगना चाहिए कि इनको पता ही नहीं होता कितने पैसे मांगते हैं।
अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो पता चला सबसे ज़्यादा भीड़ आपकी दुकान पे ही होगी, कि उनको भी मालूम है कि इनको पता तो रहता नहीं कितने पैसे हैं, एक ही खाता बना रखा है इन्होंने, तो अपन नहीं कोई और दे देगा। तो दैट वे द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। सेम वे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में और अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप्ड नहीं है, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, इवेल्युएट नहीं कर पाते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलने वाला नहीं है। सो ऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ इवन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस नीड कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ कहीं सर्विस वालों को कहाँ चाहिए? आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एक सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट लिया, कितने मैन पावर लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे, कितना खर्चा लगेगा, वो सब जब तक कैलकुलेट नहीं होगा तब तक उस सॉफ्टवेयर का प्राइस कैसे कोट करोगे? तो कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, चाहे सर्विस भी देनी है, प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्टिंग। और अगर आपको लग रहा है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे भी सोचोगे इसको कैसे कम किया जाए एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग। ओके, अब आप कहेंगे मतलब यहाँ पे भी इतनी रामायण होगी क्या, इतने रॉ मटेरियल वेजेस, ऑफ कोर्स सब करना पड़ेगा। अब इस सब्जेक्ट में हमारे पास है क्या क्या? हाँ, उससे पहले दो वर्ड हैं, एक कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इट इज़ अनदर वे कॉल्ड एज कॉस्ट मैनेजमेंट, जो सीए फाइनल का मैंने आपको कहा। तो आपने कहा अपने इधर क्या है, इधर इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना, ताकि सीए फाइनल में ये नहीं लगेगा ये तो हम कुछ पढ़ के ही नहीं आए। तो हमारा जो कोर्स कंटेंट है ओके, उसमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इससे रिलेटेड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ बेसिकली मैनेजमेंट ये कॉस्ट की इंफॉर्मेशन से कैसे डिसीजन लेता है। तो उसके कुछ बेसिक चैप्टर्स हम यहाँ समझेंगे, फिर उसी का डिटेल्ड एनालिसिस वापस कहाँ शुरू हो जाएगा, सीए फाइनल में। हाँ, ये जो लास्ट वाले चैप्टर्स मैंने आपको कहा सीए फाइनल में डिटेल में पढ़ोगे, ये हम तभी पढ़ पाएंगे जब पहले ये सब आता हो। और सीए फाइनल में ये पढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये भी याद रहना चाहिए। मतलब देखो भाई, ये सीए में थोड़ी सी रामायण ये है, आप जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पढ़ोगे सीए फाइनल में फिर से, और वो याद नहीं रहेगी तो वहाँ से वापस जीरो से थोड़ी शुरू होगा। तो थोड़ा सा जो भी आप पढ़ें वो दिमाग में थोड़ा अंदर तक डालें कि भाई लंबे समय तक रखना है, ये नहीं बस हमारा तो एग्ज़ाम तक ही रखना है, बाद में हम हार्ड डिस्क क्लियर कर देंगे। ओके, सो इट नीड्स टू बी, और वो लंबे समय तक याद कैसे रहती है कोई चीज़, जब आप उसको अच्छे से समझो, कॉन्सेप्चुअली क्या चीज़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तो अपने आप क्या होगा, लंबे समय तक याद रहेगी। और आप सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ के जा रहे हो तो फिर वो लंबे समय तक याद रहने वाली नहीं है। एंड कॉस्टिंग के तो मोर और लेस हर चैप्टर का यूज़ वापस से आएगा। ओके, अब देयर आर सर्टेन टर्म्स जो अपने को समझने हैं। द वर्ड कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और फिर लास्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इन शब्दों के साथ ही अपन पूरे सिलेबस को समझ लेंगे। हाँ, कॉस्ट, ये तो आपने कई बार नाम लिया हुआ है। क्या होता है कॉस्ट, इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट? कोई भी खर्चा, एक्सपेंडिचर इज द कॉस्ट। अच्छा, जो आपके लिए कॉस्ट है सामने वाले के लिए सेलिंग प्राइस है। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपने ये पेन 20 रुपये में ख़रीद के लाया, आपके लिए 20 रुपये क्या है, कॉस्ट है, बेचने वाले के लिए यही 20 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और उसकी कॉस्ट शायद कुछ और होगी। तो एनीवेज कॉस्ट को हम ये डिफाइन करते हैं, इट इज़ द एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकर्ड ऑन, अगर मैं इस सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, इट इज़ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। जैसे आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, भाई मैं भी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आई एम टीचिंग। तो आप कहेंगे मेरे इसमें टीचिंग में कॉस्ट क्या लगती है, आपके हिसाब से बताओ भाई क्या खर्चा लगता है जी? कुछ नहीं लगता है। 100% मार्जिन। हाँ, है जी? एक तो यही हाथ में, एक मुंह पे लगा हुआ है। हाँ, फिर लाइट, पंखा,
नोट्स का खर्चा, अच्छा किताबें हमको भी खरीदनी पड़ती है जी। हाँ, दूसरे फैकल्टीज़ है तो उनको रेमुनरेशन भी देना है। सो एक्सपेंडिचर इज incurred not only in manufacturing goods but also providing services. Okay, so it is manufacturing of product or providing services. अब जो भी खर्चा लगता है एक्सपेंडिचर, अगर मैं उसको क्लासिफाई करना चाहूँ कि अच्छा साहब ये पेन है, इसको मैंने बनाया, इसमें 15 रुपए का खर्चा आया, तो उस 15 रुपए को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ कि क्या क्या चीज़ का खर्चा लगा, तो आप कहेंगे इसमें कुछ तो क्या लगे होंगे, मटेरियल लगे होंगे। भाई फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल लगे होंगे। आप कहेंगे प्लास्टिक लगा, इंक लगा, ये लगा, ठीक है। फिर आदमियों को लगाया होगा जिसने इस पेन को मैन्युफैक्चर किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। हाँ, बस इन दो से पेन बन गया तो हैं। हाँ, आप कहेंगे और पैकेजिंग भी मटेरियल ही है। हाँ, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, और देखो ये पेन कोई ना कोई मशीन पे भी तो बनाया होगा, मशीन भी तो काम लगी होगी ना, पेन को एकदम रोटेट करना है, ये करना है, आपने कहा प्रिंटिंग करनी है तो मशीनें लगी, वो मशीन पे भी तो कुछ ना कुछ खर्चा लगा होगा, उस मशीन का बिजली का बिल आया होगा, उस मशीन को मान लीजिए फ्यूल से चलती है तो फ्यूल डाला होगा, उस मशीन पे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आया हुआ होगा, और तो और मशीन खरीदी उसके पैसे भी तो लगे हैं, जिसको अपन किस नाम से डाल सकते हैं, कॉस्ट में डेप्रीसिएशन के नाम से, खर्चे तो वो भी हैं। हाँ, पर अब ये जो मशीन का डेप्रीसिएशन है, ठीक है, मशीन का बिजली का खर्चा है, मैं इसको मटेरियल मानूं कि लेबर मानूं? आप कहें दोनों ही नहीं हो सकते, ना तो ये मटेरियल है ना लेबर है, तो इसको मैं सीधा सीधा एक्सपेंसेस वर्ड यूज़ कर लूँ। अदर एक्सपेंसेस आई कैन से, मटेरियल और लेबर के अलावा जो कुछ भी है, फैक्ट्री का किराया भी लगा, ठीक है। अब वो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, एक्सपेंसेस। तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हो, ब्रॉडली जितने भी खर्चे आपने किए, हम इस सब्जेक्ट के अंदर उनको 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांट देते हैं। वन इज मटेरियल, अनदर इज लेबर, एंड द थर्ड इज एक्सपेंसेस। तो ये जो 3 कंपोनेंट है कॉस्ट के, तो देखिए कॉस्ट के क्या हो गए, 3 कंपोनेंट हो गए, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंसेस। ओके, तो ये जो कॉस्ट के 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये 3 कंपोनेंट्स को कहा जाता है कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन। कि कॉस्ट क्या क्या है, आप कहेंगे मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है। हाँ, ये हमारे इस सब्जेक्ट के 3 चैप्टर हैं, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। और आधा 3 नहीं, चैप्टर 4 हैं ये, एक्सपेंसेस के 2 चैप्टर हैं, क्यों खर्चे ज़्यादा होते हैं ना। हाँ, अब ठीक है साहब, आपने कैलकुलेशन कर लिया कि ये प्रोडक्ट बनाने में इतना मटेरियल लगता है, इतना लेबर लगता है, इतना एक्सपेंसेस लगता है, फाइन। अब कैलकुलेशन होने के बाद मैनेजमेंट को सबमिट भी करना पड़ेगा। अच्छा, एक कोर्स आपको पता है CMA? जी हाँ, कल ही रिज़ल्ट आया था, परसों ही आया था ना, परसों रिज़ल्ट। तो गज़ल वॉज आवर स्टूडेंट, CMA भी रैंक होल्डर थी। जो CMA में कल रैंक आई ना, तीनों ही स्टूडेंट थे, CA भी कर रहे हैं, CMA भी कर रहे हैं। हाँ, ये CMA क्या है भाई कोर्स? अरे फुल फॉर्म थोड़ी पूछा है। हाँ, A फॉर एप्पल नहीं। हाँ, तो बोलो भाई CMA का क्या रोल है, क्या करते हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हो, अपना सब्जेक्ट का नाम भी तो यही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप कहें वो चाहिए तो उनका है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हाँ, CMA इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म वही ICAI। हाँ, दोनों लड़ रहे हैं अभी, दोनों इंस्टीट्यूट के नाम चेंज करो। पहले वो ICMA था, अब उन्होंने ICAI कर दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करके, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म वही हो गया ICAI। ठीक है। तो आप समझिए, ये जो सिलेबस है ना CMA वाला, इट इज़ मोर टूवर्ड्स
कॉस्टिंग। और अपना जो सीए का सिलेबस है इट इज़ मोर टुवर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैंने वही कहा ना, अपन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ फेस करते हैं, ये इंटरनल, ठीक है, मतलब ये अंदर का काम करेंगे, अपन बाहर वालों का काम करेंगे, ठीक है। तो वी आर मोर फेमस दैट्स वाई, क्योंकि दुनिया के साथ अपन डील कर रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है वो तो समझ में आ गया, पर ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये उनको पढ़ने दो ना, ठीक है, अपना क्या रोल है। तो सुनो भाई, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है उसका काम क्या है, वो कहेगा मटेरियल कॉस्ट इतनी है, लेबर इतनी है, जैसे अपन ने कहा ना, अपने भी अकाउंटिंग करने का काम कौन करेगा, बीकॉम वाला, अपन फिर ओवरऑल से क्या करेंगे, इवैल्यूएशन। तो सेम वे ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं इनका रोल इन दो में होता है, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट में जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट आया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई सेड क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट, या इसको अगर ऑर्डिनरी वर्ड्स में यूज़ करूं इट इज़ कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन लेते वक्त आप कहेंगे बस ठीक है तू जा भाई, ठीक है, डिसीजन लेने का काम हमारा है कि अच्छा ये प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, इसको कितने में बेचना है, किस ग्राहक को बेचना है, किस टर्म्स में बेचना है, क्या करना है। आप कहेंगे ये सीए का रोल है क्या, ऑफ कोर्स, ठीक है। मैनी अ टाइम्स वी आर बेटर डिसीजन मेकर्स, ओके, बिकॉज वी हैव ऑल द फिनेंशियल डिटेल्स। हम कॉस्टिंग की डिटेल यहाँ से ले ली, मार्केट का सर्वे हमने कर रखा है, ग्राहक कितना देगा क्या नहीं देगा एंड ऑल दैट। तो जो सीए फाइनल का सिलेबस है ना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ हम परफॉर्मेंस का क्या करेंगे, इवैल्यूएशन। तो वहाँ पे अपना रोल आ गया। पर समझिए ये आपको काम करना है, तो आप कहेंगे ये दो क्यों सीखें। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी आप कहेंगे हम क्यों अकाउंटिंग सीख रहे हैं, काम तो हमको लास्ट में दूसरा करना है। पर दूसरा काम कर तो तभी पाओगे जब पहले की कुछ चीज़ें आती तो, नहीं तो पता चला ये गैला बना के चला गया, ठीक है, अपन कुछ और डिसीजन ले रहे हैं। सो देयर फॉर यू नीड टू हैव अ नॉलेज, वो बेस तो चाहिए ही चाहिए, तब आप क्या कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। तो ऑफकोर्स सीए इंटर में ये जो दो टॉपिक अपन करने वाले हैं ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल है, पर ये करेंगे तभी हम आगे का काम कर पाएंगे, ओके। हाँ, तो अब मैंने कहा कॉस्टिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कॉस्ट, ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट इनटू 3 कंपोनेंट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कर दिया साहब डिस्ट्रीब्यूशन। अब अकाउंट्स में भी आपने कहा खर्चे तो परचेज, वेजेस, एक्सपेंसेस ही होते हैं। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग चैप्टर में उन्हीं खर्चों को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। जैसे हायर परचेज है तो हायर परचेज का प्रॉफिट निकालते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे ब्रांच वाइज प्रॉफिट निकालेंगे, डिपार्टमेंट होगा तो डिपार्टमेंट वाइज निकालेंगे एंड ऑल दैट। मतलब अकाउंटिंग तो वही है, बस लेजर अकाउंट बनाने का तरीका थोड़ा सा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आप कहेंगे ये कॉस्ट हमने निकाल दी, नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस इसकी जो रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट बनाने के कई सारे तरीके हैं। सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो क्या करेगा, ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग बना के देगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा ये खर्चा लगा, इसमें ये लगा, इसमें लगा। रीज़न, हर कॉन्ट्रैक्ट यूनिक होता है। पर ये पेन बनाने वाला है, ठीक है, दिन के 100 पेन बनाता है, क्या हर पेन की अलग अलग कॉस्ट निकाल ले या 100 की एक साथ ही निकाल ले चलेगा, क्योंकि साथ ही बन रहे हैं, एक जैसे ही बन रहे हैं। आप कहेंगे 100 की एक साथ निकाल लो, डिवाइड बाई 100 कर देना। पर ये अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक रोड बनाई, एक बिल्डिंग बनाई, एक ब्रिज बनाया, क्या सब इकट्ठा करके जोड़ लगा दे? तो समझिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस द रिपोर्टिंग विल चेंज। तो हमारे कई सारे चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बिजनेस। जैसे वी हैव कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वी हैव जॉब कॉस्टिंग जो जॉब लेते हैं, बैच कॉस्टिंग जो एक बैच में पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं, यूनिट कॉस्टिंग जो एक एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वी हैव प्रोसेस कॉस्टिंग जहाँ एक रॉ मटेरियल फर्स्ट प्रोसेस में गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जैसे आपके भी है ना फाउंडेशन प्रोसेस, इंटर प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वी हैव सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो अलग अलग एंटरप्राइजेस के लिए देखिए खर्चे वही 3 हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। पर मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट बना करके दोगे उसका फॉर्मेट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो वहाँ पे हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ही है, बट इट विल बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये हमारे अगले चैप्टर्स हैं।
ये सब काम हो गया। हाँ, इसमें इवन कॉस्ट अकाउंटिंग भी आएगा, एंट्रीज़ वाला चैप्टर भी है एक, कि इंटरनल एंट्रीज़ की कैसे जाती है। हाँ, नया कुछ भी नहीं है। आपने कहा रॉ मटेरियल ए को प्रोडक्ट एक्स में भेजा, तो एंट्री कर देंगे प्रोडक्ट एक्स अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल ए। वेजेस को प्रोडक्ट एक्स में काम लिया तो प्रोडक्ट एक्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस। हाँ, समझिए ये इंटरनल एंट्री हो रही है ना, इसमें बार वाला तो इन्वॉल्व ही नहीं है। जैसे अपन कॉन्ट्रा एंट्री भी करते हैं कि पैटी कैशियर को कैश पकड़ाया, उसमें बार वाला थोड़ी इन्वॉल्व है, पर एंट्री तो करते ही हैं। वैसे ही कॉस्टिंग में तो क्या होगा, एक एक मूवमेंट का ही एंट्री होगी, तो वो वाला चैप्टर भी है हमारे कोर्स में। अब ये सब करने के बाद आप कहेंगे मैनेजमेंट क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो उससे रिलेटेड हमारे 3 चैप्टर हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बजटिंग, बजट्स बनाने हैं, अगले साल की प्लानिंग करनी है, तो बेस तो यही रहेगा पिछले साल का। ठीक है, स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि अरे अच्छा इस बार कॉस्ट 10 रुपये आई, नहीं नहीं 8 रुपये ही आनी चाहिए, तो हम अगले साल के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बना देंगे कि देखो ये खर्चा इतना ही लगना चाहिए, ये इतना ही लगना चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल। तो ये सब क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये समझ लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे सी ए इंटर में है, और ये तीनों चैप्टर वापस से सी ए फाइनल में आएंगे। ओके, और ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मतलब समझ लो सी ए फाइनल का प्राण यही है, मतलब उस सब्जेक्ट का मेजर कंटेंट जो है। ठीक है, सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इसी टॉपिक से चलती है। ओके, तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। तो समझिए कॉस्ट, खर्चा, कॉस्टिंग इज खर्चों का ब्रेकअप, कॉस्ट अकाउंटिंग इज उसकी अकाउंटिंग कि किस तरह से अकाउंटिंग करनी है ताकि मैनेजमेंट के लिए वो रिपोर्ट काम की हो, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना जो है उसको कहा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द सब्जेक्ट वी हैव। ऑब्जेक्टिव आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ, इम्पोर्टेंस कॉस्टिंग की ज़्यादा है, क्योंकि जब तक आपकी कॉस्टिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है आप बिजनेस आज की दुनिया में नहीं चला सकते। पहले चलता था कि जो भाव कह दिया बस लेना है तो ले, अब सामने वाला इतने में ही लेगा, अपने को पता है, और बिज़नेस में सरवाइव करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो हमारे कंट्रोल में अब सेलिंग प्राइस नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कम की जाए, इसीलिए आज की तारीख में हर थोड़े दिनों में आपको दिखता है प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। रीज़न, कॉस्ट को मैनेज करना है। आजकल आप जो भी 2 व्हीलर चलाते हो मैक्सिमम पार्ट प्लास्टिक के, पहले सब लोहे के होते थे। रीज़न, कॉस्ट, कि लोहा पोसाता ही नहीं है, और प्लास्टिक में एक्स्ट्रा कमाई भी है, बचीड़ लगा नया लगवाओ। लोहे वाले में क्या होता था, मुझ गया ठीक ठीक आके वापस ऐसे ही ठोक ठोक आके सही कर दो। तो अंडरस्टैंड, हाँ देखो स्ट्रेटेजी तो सब तरह से होती है ना। हाँ, आपको भी लग रहा होगा क्या था गैला बना रहे हैं, भाई अपन उस वक्त गैला बनाने वालों की जगह पे होंगे। अपने आप को हमेशा ग्राहक मत समझो। ठीक है, इफ़ यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ कंज्यूमर। ठीक है, यू हैव टू बिकम अ डिसीजन मेकर ऑफ अ इंडस्ट्री जिसको प्रोडक्ट बेचना है। तो अल्टीमेटली आपका दिमाग किस तरफ चलना चाहिए कि सेल कैसे बढ़ेगी, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। कस्टमर तो देखो कष्ट से मरने के लिए ही है, नाम ही है ना कस्टमर। ठीक है, तो उसकी चिंता अपने को नहीं करनी है, हाँ, बट वो राजी भी रहना चाहिए और प्रोडक्ट अपना ही लेना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव दिस सब्जेक्ट हैज़ ट्रिमेंडस यूज़। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंस है ही है, और अगर आप CMA करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली साथ में हो जाता है। हाँ, कई लोग CA के साथ CMA करते हैं, उनको एफर्ट ही नहीं लगता है। हाँ, और रादर जितना अपन डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं ना, उतना वो CMA वाले भी एक्सपेक्ट नहीं करते। क्यों, देखिए अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, उसने गलत भी कर दिया तो लास्ट में बैंड तो अपनी ही बजनी है। वही वाली बात हो गई ना, एम्प्लॉय ने गड़बड़ कर दी तो नुकसान एम्प्लॉय का थोड़ी होता है, मालिक का ही होता है। वैसे डिसीजन मेकिंग अपनी गलत हो गई, ठीक है, तो उसमें पीछे वाले ने क्या गड़बड़ करी, दैट हैज़ नो रोल टू प्ले। तो वी हैव टू हैव अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज दैट मेक्स अस डिसीजन मेकर्स। ठीक है, क्योंकि CA का रोल आप अगर अपन सिर्फ अकाउंटिंग साइड में सोच के रख लें भाई अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहना है, ठीक है, वहाँ ग्रोथ कम होगी। डिसीजन मेकर्स अगर आप बन सकते हैं, यू कैन टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है, तो डायरेक्टर्स तक की पोजीशन, ठीक है, मैनेजमेंट लेवल तक की पोजीशन तभी मिलती है बिकॉज यू हैव गुड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। तो ये सब्जेक्ट ऑल टुगेदर डिसीजन मेकर्स डेवलप करता है। ठीक है, चले जी, अब जहाँ तक अपन कल चैप्टर की शुरुआत करेंगे,
हाँ, ये मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वाला भी जो चैप्टर है ना, एक्सपेंसेस वाला, ये अपन बाद में करेंगे, पहले एक दूसरा चैप्टर लेंगे। इसमें भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ये नहीं कॉस्ट कैलकुलेशन का, इस सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो हम मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वाले चैप्टर में भी ज़्यादा फोकस यही रहेगा कि इसमें कंट्रोलिंग कैसे की जा सकती है, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है। मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, बट साथ में ज़्यादा इम्फेसिस किस पे होगा कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट के पास क्या क्या टेक्निक्स होती है मटेरियल कॉस्ट को काबू में रखने के लिए। ओके भाई, सबसे पहले तो आप कहेंगे चोरी नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में भी तो रामायण है, तो वो कैसे कंट्रोल की जाती है, वेस्टेज कैसे रिड्यूस किया जाता है, कंजम्पशन कैसे रिड्यूस किया जाता है। तो सो मैनी लर्निंग थिंग्स आर देयर। हाँ, टू अ ग्रेट एक्सटेंट अकाउंट्स वाली फीलिंग ही रहेगी इसमें। कई सारे चैप्टर्स में तो अपन लेजर अकाउंट ही बनाने वाले हैं, वही फील आएगा, या इवन स्टेटमेंट भी बना रहे हैं तो वर्किंग नोट की तरह फील होगा। हाँ, मैक्स का यूज़ रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड और कभी कभार एक्स। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बाकी अब कल कंटिन्यू करेंगे।